नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेती। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर अनुच्छेद 370 और 35(1) का मुद्दा सुर्खियों में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जम्मू के मिश्रीवाला में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वास्तविक आज़ादी 5 अगस्त 2019 के बाद मिली, जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35(1) को संशोधन जिसमें किया। उन्होंने इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के सपने की पूर्ति बताया। भाजपा का दावा है कि इस फैसले के बाद प्रदेश में विकास, सुरक्षा, निवेश और लोकतांत्रिक अधिकारों को नई गति मिली है। वहीं विपक्ष लगातार इस फैसले और उसके प्रभावों को लेकर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में एक बार फिर 370 का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। क्या वास्तव में जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव आया है? क्या विकास और सुरक्षा के दावे जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं, या फिर ये केवल राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात को समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ। रजनी सेठी है हमारे साथ बीजेपी से। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। नम्रता शर्मा है हमारे साथ कांग्रेस से। मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और सुहेल काजमी सर है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत मैं सुहेल काजमी सर से करूंगा। सर, किस तरह देखते हैं आप इस पूरे दौरे को? ये कितना ऊर्जा भरने वाला दौरा था? साहिल जी, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी, नम्रता जी को भी और मेरी बहन रजनी जी को भी। अब दो स्पोक्स पर्सन के बीच में एक जर्नलिस्ट छोटा सा फंस जाता है बीच में, क्योंकि अगर मैं अच्छी लाइंस बोलूंगा तो वहां फंसूंगा, बुरा कुछ बोलूंगा तो फंसूंगा। तो मैं आपको बड़ा सर जो बैलेंसली सच लगा इसका तो वो जवाब आप देता हूँ। बताइए। मैं बड़ा बैलेंसली जवाब देता हूं कि जम्मू की पावन धरती पे पहला जो नया नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी का चुना गया, उनका वेलकम यहाँ पे किया। और संभाविक तौर पे जम्मू जो है वो एक बड़ी वाइब्रेंट सिटी है, बीजेपी का गढ़ है। और बीजेपी का गढ़ के साथ साथ इनकी यही कोशिश है कि जो कुछ होगा जम्मू कश्मीर में, अब जम्मू से होगा। और जम्मू में 29 सीटें इनके पास हैं, एक जनाधार है, एक बहुत बड़ी इनकी कार्यक्रम थे। एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास परसों भी आई, कल भी आई, और आज भी हमने देखा कि वो सब चीजें जो थी उस तरह से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई। क्योंकि मैं जब राजनाथ जी नेशनल प्रेसिडेंट बने तब भी बड़ा उनसे मिला हूँ, बहुत बार मिला हूँ। जेपी नड्डा जी से भी मिला हूँ, उससे पहले जब गडकरी जी थे तब भी मिला हूँ। जो एक दो पहले प्रेसिडेंट थे, जब वो आते थे तो उनका भी जिस लंबे चौड़े, तब तो भारतीय जनता पार्टी का इतना लंबा चौड़ा यहाँ कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन कल जो उम्मीदें थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एक नया प्रेसिडेंट और बड़ा लोकप्रिय और बड़ा प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल कॉन्फिडेंट बंदा है। अमित शाह साहब का भी कॉन्फिडेंट है। जो बहुत सी चीजें जो थी वो ऑन ग्राउंड हम सोच रहे थे वो अनाउंस करेंगे या कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर, एक पार्टी का इनका अपना फंक्शन था, वो अच्छे फंक्शन हुए। रघुनाथ जी मंदिर भी गए, वो माथा टेका वहां भी। लेकिन ये जो उम्मीदें थी कुछ, अब ये है कि इनके विजिट के बाद ये है कि ये ग्राउंड असेस कर रहे हैं। यूपी भी गए थे और भी स्टेटों में गए थे कि अब ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि स्टेट प्रेसिडेंट्स को बदलना है, नेशनल सेक्रेटरीज को बदलना है, कुछ नए नेशनल सेक्रेटरीज बनाने हैं। कुछ और यहाँ के जो संगठन है, जो इंचार्ज है स्टेटों के, जैसे तरन चुग जी है, उनकी जगह दूसरी रिप्लेसमेंट होगी, वो राज्यसभा चले गए हैं। तो बहुत सी चीजों को असेस करने के लिए नेशनल प्रेसिडेंट यहाँ आए थे। तो एक वेलकम स्टेप था। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो मोबिलाइज होता है इन सब चीजों से। कोई भी नेशनल प्रेसिडेंट जब आता है तो अब देखिए कि आगे रणनीति क्या होती है, क्या क्या चेंजेस ये करेंगे। क्योंकि अब बहुत से लोग पुराने सीटों में बैठे बैठे जंग खा चुके हैं, उनके कार्यकर्ता भी दुखी हो चुके हैं। तो मुझे होप है कि नए चेहरों को अब चांस दिया जाएगा और एक नया संगठन, पुराना संगठन नए चेहरों के साथ आगे की रणनीति तय करेगा। सर, आप किस तरह से देखते हैं इस दौरे के अंदर किस तरह की ऊर्जा भरने की कोशिश की गई, और क्या कुछ हिदायतें हैं जो कि आप डिस्कस कर सकें हमारे चैनल पे, और कोई आदेश या फरमान जो है वो जारी किए गए हैं खासतौर पर आने वाले चुनावों को लेकर? क्या डीडीसी चुनावों के लिए कोई बात रखी गई है? क्या खासतौर पर यूएलबी चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए कोई बात रखी गई? साहिल जी, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 काम करती है। चुनाव कोई भी बीच में आ जाए, चाहे पंचायती हो, कॉर्पोरेशन का हो, असेंबली का हो, हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने ये बात जरूर की कि बूथ लेवल तक हम लोगों को काम करने की जरूरत है। अगर बूथ में कहीं कमी देखने को मिल रही है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि बूथ ही एक ऐसी मुझे लगता है पार्टी में एक जगह रहती है जहां से हम चुनाव, किसी भी तरह का चुनाव जीत पाते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी हमारे बीच में कल रहे। पूरा दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, कार्यकर्ताओं के साथ एक आम नेता के तौर पर उन्होंने मेल मिलाप किया।
जिस तरीके से वो सेल्फी ले रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ, कहीं ना कहीं वो बता रहे थे कि जमीनी लेवल का जो कार्यकर्ता है वो जमीनी लेवल का कार्यकर्ता बैकबोन है एक पार्टी का, और पार्टी को चलाने में अहम भूमिका जो रहती है वो जमीनी लेवल के कार्यकर्ता की रहती है। नेता तो तभी बन पाता है जब जमीनी लेवल पर मोबिलाइज होता है हमारा कार्यकर्ता, और उसको वो नेता बनाने का काम हमारे बड़े बड़े लीडर्स को वही कार्यकर्ता करता है। इस पर बात हुई है। कहीं ना कहीं 370 और 35A को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल बना है। और इवन कश्मीर में कल काफी संख्या में कश्मीर से भी यहाँ कार्यकर्ता आए थे आदरणीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम देखने के लिए और उनको सुनने के लिए। और जो जुनून और जोश दिख रहा था कश्मीर के कार्यकर्ताओं में, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कश्मीर का इतना कार्यकर्ता जम्मू में आया था। लगातार कल से वो अलग अलग बैठकें कर रहे थे और उनकी बैठकों का मकसद एक ही था कि जम्मू कश्मीर में हमने अपनी सरकार बनानी है साहिल जी। और उसके लिए 29 MLA हम लोग जम्मू में तो जीते ही जीते हैं, मगर कश्मीर में हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमें कश्मीर में भी कमल खिलाने की कोशिश करनी है। उसके लिए कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, कश्मीर में ज्यादा प्रवास रहेगा। ऑलरेडी हमारे आदरणीय संगठन मंत्री अशोक कोल जी कश्मीर तो देखते ही हैं, मगर कहीं ना कहीं हम सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश आने की जरूरत है ताकि कश्मीर को भी हम फोकस कर पाए। और जो रीजनल पार्टीज यहाँ की इतने सालों तक राज करती रही हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती रही है, और लोगों को अब समझ आ गई है कि हमारे पास एक ऑप्शन है अभी भी इन रीजनल पार्टीज के अलावा, भाजपा का ऑप्शन है जो हिंदू मुसलमान सबके लिए काम कर रहा है, जो जम्मू कश्मीर दोनों को डेवलपमेंट का काम कर रहा है, और मोदी जी की स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करवाने का काम। मुझे लगता है कल अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि उन स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से जम्मू में भी और कश्मीर में भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ठीक है मैम, करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं नम्रता मैम आपका रुख करना चाहूंगा। कांग्रेस इस चीज को किस तरह से देख रही है? क्या कोई बड़ा बदलाव आने वाले समय के अंदर दिख सकता है? साफ वास्तविक आजादी की बात की गई मंच के ऊपर से। देखिए, जम्मू जम्मू कश्मीर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा एक खोया हुआ सपना जैसा था। देखिए, सबको उम्मीद थी कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं तो जो सीजनल टूरिज्म है जम्मू कश्मीर के अंदर, विशेषकर जम्मू के अंदर, उसके लिए कोई काम होगा, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर को कोई सपोर्ट मिलेगी, कोई स्टार्टअप्स के लिए कुछ होगा। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ा दी गई है भाजपा के कार्यकाल में 2014 के बाद, उस पर कोई बात होगी। लेकिन वही पुरानी राजनीति, वही 370 का राग, अगर इन्हें 7 वर्षों के बाद भी आज 370 को ही अलापना पड़ रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे पता चलता है कि इनके पास बेचने को लोग कुछ खास सब्र है नहीं। ये राजनीति इनकी 370 के आगे पीछे ही डोल रही है, क्योंकि बहुत कुछ है इन पे सवाल के घेरे में, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे इस तरह से। तो इसको पॉलिश करने की जरूरत है। जिस तरह से इनके जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जैसी लूट खसूट उन्होंने मचा रखी है, और जम्मू कश्मीर तो भुक्त भोगी है उसका, तो उसको सिर्फ एक व्हाइट वॉश करने के लिए वो आए थे। और उन्हें जब पता चला कि यहाँ भी बहुत सारे प्रश्न उनका इंतजार कर रहे हैं, तो उनको दौरा भी शॉर्टकट करना पड़ा और उनको वापसी करनी पड़ी। ये अपने आप में दर्शाता है कि भाजपा हालांकि 29 विधायकों के साथ जम्मू के अंदर एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन जब उनकी नालायकियत साबित होती है कि जम्मू के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया और जम्मू को सिर्फ सपने बेचे, आज भी बात करते हैं कि पिछले सरकारों ने क्या किया, ये भूल जाते हैं कि पिछले 12 वर्षों से तो यही सरकार में है। यही हमारे नेहरू जी के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। अगर वो नेहरू जी भी कहते कि सब कुछ तो अंग्रेज खा गए तो हम क्या करें, तो फिर वो कभी आगे बढ़ ना पाते। तो इसी तरह से ये 12 सालों के बाद भी अगर यही कह रहे हैं कि आज भी पिछली सरकारों ने यहाँ को लूटा, यहाँ को ये किया, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अपने आप में। ये भाजपा जो जिस तरह से बेरोजगारी दर को बढ़ाती जा रही है, पेपर लीक के मामले इनसे नहीं थमते। जम्मू के अंदर जिस तरह से पेपर लीक हुए, जम्मू कश्मीर के अंदर भर्तियों में घोटाले हुए हैं, इन पर इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से एलजी के माध्यम से जम्मू कश्मीर को तो आज भी भाजपा ही सेंटर से गवर्न कर रही है। इसको यूटी बनाने के बाद पूरी की पूरी ताकतें आज केंद्र के पास हैं। आज जो सवाल ये उठाना चाहते हैं, इसमें इनको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर का क्या हशर कर दिया है। ये जो 370 की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस की जरूरत आज भी है, क्योंकि यहाँ स्पेशल पैकेज की जरूरत है। अगर यहाँ के लिए बच्चा आज निवेश के लिए बाहर जा रहा है, बच्चे को सरकार जब एक आपने बहुत सारे कॉलेजेस बना दिए हैं, कॉलेज से पास आउट बच्चा जब रोजगार की तलाश में घर को छोड़ देता है तो परिवार टूटता है। जब परिवार यहाँ अगर आप उसको सरकारी नौकरी देंगे, और ये हुकूमतों का फर्ज होता है कि दायित्व है कि वो बच्चों को रोजगार दें, जब उस रोजगार को ये नहीं दे पाते तो खाली जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ता, वो इस देश को ही छोड़ के बाहर जा रहा है। तो ये अपने आप में ये कोई उपलब्धि नहीं है केंद्र सरकार के लिए या भाजपा सरकार के लिए, ये अपने आप में एक नाकामयाबी है। यहाँ फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी
की जरूरत थी भारत के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर विशेषकर 370 के बाद इन्होंने कहा था कि बाहर से कंपनीज आएंगी और यहाँ निवेश करेंगी। आज जब देखा जाता है तो उसके माध्यम से कुछ भी यहाँ नजर नहीं आता, कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं हुआ, कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जो भाजपा ने हमारे को यहाँ लूटा है, लूट खसूट का जो दौर मचाया है। आज जिस माइनिंग माफिया की ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि इन्हीं के एक एमएलए ने, इन्हीं के एक मिनिस्टर, केंद्र के मिनिस्टर पे माइनिंग माफिया चलाने का यहाँ आरोप लगाया था। तो ये सब कुछ शुरू कब हुआ है? ये सब कुछ शुरू हुआ है 2019 के बाद। ये जो रोड मैप है ना जम्मू कश्मीर को लूटने का, और भारत को तो लूट ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर को खोखला किया, आउटसोर्सिंग का एक रंग दिखाया, बाकी सब चीजें दिखाई, ये अपने आप पे भाजपा के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ साहिल जी, आपने ही परसों एक डिबेट करी थी और उसमें भाजपा के एक प्रवक्ता आए थे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस को बाहर निकाल देना चाहिए, कांग्रेस को निकल आना चाहिए बाहर एनसी सरकार से, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है, तो इसीलिए वो आज बीजेपी एनसी के साथ जुड़ी हुई है। एनसी ने एक ऐसा बुक को लॉन्च कर दिया है स्कूल्स के अंदर, स्कूल, लेकिन कल पता चलता है कि वही बुक यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 से है, और वो पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से वहां लाइब्रेरी में मौजूद थी। वो सीआईडी ने एक खुलासा किया है। अब क्या, अब सकीना इट्टू का तो ये मांग रहे थे इस्तीफा, अब क्या वीसी उमेश राय जो जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उनका इस्तीफा मांगेंगे? क्या हिम्मत है एलजी के खिलाफ जाने की कि उनके ब्लू आइड मैन का इस्तीफा मांग सके? ये डबल चेहरा है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं भाजपा के। इनके पास बेचने को कुछ नहीं बचा, इनका नेशनलिज्म भी सिलेक्टिव है। अगर स्टेट गवर्नमेंट करे तो नेशनलिज्म जिंदाबाद, और अगर इनका एलजी साहब के नाक के नीचे हो तो चुपके से बैठ जाइए। उस दिन तो प्रेस वार्ता 1 घंटे के अंदर कर दी, अब क्यों प्रेस वार्ता नहीं कर पाए सुनील शर्मा जी? पूछना चाहती हूँ मैं, ये क्या है? ये क्या है? अगर असेंबली के अंदर कोई कहे कि जनाब पीर पंचाल, तो सुनील शर्मा जी 10-10 फीट उछालते हैं, लेकिन वही चिनाब वैली, तवीउज, पीर पंचाल का नाम जब जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो चुप्पी साध लेते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ना, ये जम्मू की जनता देख रही है। आज इनको याद आ रहा है महंगाई हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही, तो पिछले 12 वर्षों में कितने रोजगार दिए जनाब? 2 करोड़ का वादा किया था, जम्मू कश्मीर के कोटे में कुछ नहीं आना। आज ठीक। जम्मू कश्मीर को ओल्ड एज होम बनाने वाली ये भाजपा है। तो इसीलिए नितिन नवीन जी का जो दौरा था वो कुछ मुझे लगता है बिल्कुल एक मुझे आई वॉश था, और सिर्फ वो व्हाइट वॉश करने आए थे अपने कुकर्मों को जो जब भाजपा ने यहाँ किया है, और वही साबित हुआ। हम खाली लिफाफा, बंद लिफाफा, सुंदर प्रदर्शन, और जो फोटो ऑप्शंस हैं वो लिए, सेल्फियां ली और चलते बने। सेल्फी का दौर तो यकीनन इसी दौर में, भाजपा के दौर में देखा है। मोदी जी ने सिवाय सेल्फीज के और फोटो ऑप्शंस के और किया क्या है? यहाँ भी फोटो ऑप्शंस, विदेश में भी फोटो ऑप्शंस, बस यही चलता है। भाजपा फोटो ऑप्शंस पे बिलीव करती है और हम डेवलपमेंट के नक्शे पे बिलीव करते हैं। हम डेवलपमेंट को जमीनी दौर सतह पे बदलते उतारना रहते हैं, चाहते हैं। दौर बदलते रहते हैं, दौर बदलते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स और कहीं ना कहीं सीखने की चाह हर इंसान की अलग होती रहती है और बढ़ती भी रहती है। ठीक है, करता हूँ दोबारा मैं सुहेल काज़मी सरकार करूंगा। सर, क्या जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर 370 आज भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है 7 साल के बाद भी? सर देखिए सर, हम सारी दुनिया जानती है और भारत के सब लोग जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का एक मिशन था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी सक्षम होगी, मजबूत होगी, जब उनकी सरकार होगी, जब से इनकी इनकी शुरुआत हुई है 1982 में जब ये पार्टी बनी, तब से खासकर कि भैया जब भी हम पावर में आएंगे आर्टिकल 370 और 358 को हम हटा देंगे। हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो 82 मैं 92 से 91 से कह रहा था ये स्पीड ब्रेकर है कि इसको हटा देना चाहिए, और सामान्य रूप से जम्मू कश्मीर को भी बाकी रियासतों की तरह पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी पे मरकज को लेके जाना चाहिए। तब तो कांग्रेस की सरकार थी जब मैंने आरएसएस की मैगजीन्स में 2-3 इंटरव्यू दिए, क्योंकि ये खोखला था और ये 1962 से इसका इरोजन शुरू हो चुका था। चलिए छोड़ दीजिए, इनका मैनिफेस्टो था वो हट गया, बात खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई, पार्लियामेंट की भी लग गई। अब आगे की रणनीति क्या है? जम्मू कश्मीर में सिर्फ सड़कों के जाल से या फ्लाईओवर के जाल से, वो भी 2002 का जो प्रोजेक्ट था जिसको अटल बिहारी वाजपेयी साहब की इरा में नेशनल प्रोजेक्ट में डाला गया था, पूरे भारत की जितनी भी स्टेटें हैं, जितनी भी रियासतें हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सबको
ने नेशनल प्रोजेक्ट में डाला था। ये जो रोड है और ये जो फ्लाईओवर्स आप देख रहे हो, इसमें गडकरी साहब का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2002 में मैं खुद भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटल जी की बैठा था, अडवाणी जी के तब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सब चीजें तब एमओयू साइन हुआ था नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। एक बात, चलिए हम वो क्रेडिट देते हैं कि बहुत अच्छी सड़कें बन गई, रिंग रोड्स बन गई, जो गांव से गांव जुड़ते थे वो जुड़ लिए, इनके वक्त में पेस ऑफ डेवलपमेंट तेज हुई है, बहुत अच्छी बात है, हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन 2019 के बाद बहुत सी ऐसे सपने थे, बहुत सी ऐसी उम्मीदें थी जो जम्मू कश्मीर में दिखनी चाहिए थी। जैसे मसलन कि पंचायत इलेक्शन, अभी कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है, टाइमली होनी चाहिए थी, नहीं हुई। पंचायत की इलेक्शन है, टाइमली होनी चाहिए थी, उसको एम्पावर करना था। बातों में तो हम बोल रहे हैं, डिबेटों में भी हम बोल रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही है। उसके आगे चलिए, जितनी कॉर्पोरेशन हैं 28 29, चलिए 29 इनके एमएलए थे, 29 और लोग ये लगा लेते कॉर्पोरेशन में, कम से कम वो कॉर्पोरेशन जो है सफर नहीं करती, जो पिछले 7-8 साल से डिफंक्ट पड़ी हुई है। इवन दो के वुमेन कमीशन जो है वो मेरी बहन रजनी जी बैठी हैं, ऐसी मेरी बहन को उसको हेड कर सकती थी, डिफंक्ट बैठी हुई है। और बाकी बहुत सी चीजें थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव डोर्स को खोल सकती थी, नहीं खोली गई। सिर्फ 29 एमएलए वेट कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन जब होगा, जब ये सरकार गिरेगी, और 24 घंटे रह गए, सरकार गिरी गिरी गिरी। और ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है ये जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। और ये सीरियसनेस, कल जैसे हम सुन रहे थे कि मीडिया को पहली बार नया प्रेसिडेंट आया था, वो मीडिया के साथ प्रेस ब्रीफिंग करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लेकिन वो चंपत राय साहब के चक्कर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिस होगी। चंपत राय जी के चक्कर में जनाब अब उन्होंने सवालों को लिया ही नहीं, एएनआई और पीटीआई और जो ऑफिशियल माध्यम है हिंदुस्तान के, उनको लिया, उनसे बात की और चले गए। ये दर्शाता है कि आप में वो बोल्डनेस नहीं है जो पहले के कदावर नेताओं में होती थी। हम अटल जी के टाइम बात करते थे एज प्राइम मिनिस्टर भी, और वेट करते थे, और वो अगर लेट हो जाते थे तो वो माफी मांगते थे मीडिया से। मैं प्रेस क्लब में सेक्रेटरी रहा, कितने इनके उस वक्त के जो महाजन थे, प्रमोद महाजन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, अडवाणी जी आया करते थे, और वो कोशिश करते थे कि मीडिया हाउस में जाके मीडिया वालों से बात की जाए। तो थोड़ा सा बदलाव आया है, आपको काउंटर करना है। होता है स्वाभाविक तौर पे, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं, लेकिन उनको फेस करना और बात का जवाब देना, ये मैं समझता हूं उन जिम्मेवार लोगों का फर्ज होना चाहिए, जो कल मुझे दिखा नहीं। दूसरा जो मैं देख रहा था आज भी कि जनाब हनुमान बना के उनके सामने नचवा रहे हैं, या जो ऐसे बड़े जिनको बड़ा इज्जत मान से हिंदू समाज देखता है, उनको सड़कों पे उनकी रैलीज के आगे नचवाया जा रहा है, तो उसका भी एक बहुत रोष जो है हिंदू समाज में आगे बढ़ा है। सिर्फ हिंदू बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है, पीडीपी में भी है, और बहुत से दुनिया हिंदू, सिर्फ बीजेपी रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है सिर्फ हिंदू समाज के। तो कहने का मुद्दा यह है, तो बहुत सी चीजें हैं ऑफलाइन जो मैं देख रहा था कल के विजिट की, जो अच्छी नहीं थी, मुझे भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन यह कि अपीज करना है, उनको खुश करना है, उनके आगे एक बड़ा सा जो है वो लोग हों, उनके हाथों में वो गुलदस्ते ही गुलदस्ते। तो उसके अलावा भी बहुत से इश्यूज हैं जो जम्मू कश्मीर वेट कर रहा है 2019 ऑनवर्ड्स, जो अभी तक जो है वो सपने ही हैं। वो साकार कब होंगे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि दुनिया की जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, जम्मू कश्मीर की भी बदल रही है। आज तो जो इंडो पाक रिलेशन है उनमें भी बातचीत होने की बातचीत होने की बातें हो रही हैं। तो इन सारे बदलते हुए समीकरण में भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 के बाद गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो लोगों के दिलों में और राज कर सकते थे, और घुस सकते थे, और पेनिट्रेट कर सकते थे, ताकि इनके जो सपना है 50 एमएलए का, वो आने वाली इलेक्शंस में पूरा हो सकता था। लेकिन वो कहीं ऑन ग्राउंड दिखा नहीं, सिर्फ नीचा लगाना। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं सब, इंटेलेक्चुअली उतने लोग नहीं है इनके पास जो हिस्ट्री, ज्योग्राफिया और जियो पॉलिटिक्स को समझते हो। मैं समझता हूं इनको इंट्रोड्यूस करने चाहिए, कांग्रेस से ही कुछ लोग ले लें या एनसी से ले लें, जो पढ़े लिखे, जो इंटेलेक्चुअली बात कर कुछ सके, तो रहने दो बाकी पार्टियों के पास, जो रिकनेक्ट कर सके हिस्ट्री को, 47 की पहली इरा, बीच की इरा, आज की इरा। तो मैं समझता हूं वैसे लोगों को मौका देना चाहिए, ताकि वो जब भी डिफेंड करें इंटेलेक्चुअली करें, सिर्फ गाली गलौच और बकवास करने से जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्ट्रेट नहीं होता है।
पॉइंट ऑफ व्यू को मेंटेन करने के लिए आपको इंटेलेक्चुअली, अब इन्होंने कहा कि नहीं हमारे वहां अशोक कौल जी बैठे हैं कश्मीर में, वो तो एक ही राग है जेनोसाइड, वो आज तक खत्म नहीं हो रहा है। मुसलमानों का भी जेनोसाइड बहुत हुआ वहां पे, वो मुझे लगता है 1.5 लाख से ऊपर हुआ, 1 लाख से लोग ज्यादा मर चुके। अगर उनको आप कल यहाँ का गवर्नर बना देंगे तो मैं समझता हूँ हिंदू कोई दिखेगा ही नहीं। वो तो पहले ही वाइस चांसलर जितने भी थे कश्मीरी पंडित समाज से लगा चुके हैं, तो अगर उनको भी आप कहीं और थोड़ा सा पद देंगे तो हिंदू भी नहीं मिलेगा। मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, वो तो मुसलमानों को नहीं चाहते, लेकिन हिंदुओं को भी नहीं चाहते। वो सिर्फ अपने समाज को ही जैसे वाइस चांसलर बनाए वैसे एडवाइजर बना देंगे, वैसे कॉर्पोरेशनों के हेड बना देंगे। तो सीरियसनेस जो है वो मुझे लगता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बड़ी टिकलिश प्लेस है और यहाँ कभी भी क्या हो जाए आपको नहीं पता होता। तो मुझे लगता है इसको बड़ा सेंसिटिवली देखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, अगर आगे की रणनीति को और अच्छी तरह से मजबूती से इनको चलना है तो सर। ठीक है सर। रजनी मैम, क्या वाकई आप इन बातों से सहमत भी हैं? 2019 के बाद गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी भाजपा के पास और भाजपा उसे पूरी तरह ग्रैब नहीं कर पाई। शायद 50 पार का नारा दिया गया था चुनावों के अंदर, पर वो पूरा नहीं हो पाया, कि कुछ मुख्य वजह तो रही हैं सर मैम। साहिल जी, अभी नम्रता जी बात कर रही थी, मैं स्टेप वाइज ही आऊंगी। पहले नम्रता जी के बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति डेवलपमेंट पर होती है। नम्रता जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस और एनसी, आपके राज में जम्मू की हालत क्या हो गई, ना बिजली ना पानी, सड़कों की दुर्दशा हो गई। देख लीजिए जम्मू में अभी लाइट आई है, दिन में 6-6 बार लाइट का कट लग रहा है। ये आपकी डेवलपमेंट में देख रही हूँ जम्मू में क्या हो रही है, ये आपके शासन में हुआ है, आप कोalition में है। आप अपने कोalition पार्टनर को पूछ नहीं पा रहे कि जम्मू की हालत क्या कर दी है उन्होंने। और आप खुद जम्मू की रहने वाली है नम्रता जी, आप खुद इसको भुक्तभोगी है कि दिन में 6-6 बार लाइट का कट लग रहा है, पानी 3-3 दिन के बाद आ रहा है और जम्मू की जनता पूछ रही है। ये रहा एक पॉइंट। दूसरी बात, आपने कहा कि उनका आना एक आई वॉश था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आप क्या जाने संगठन क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो संगठन है नहीं। कांग्रेस परिवार की पार्टी है, ना कार्यकर्ता है, ना जमीनी लेवल के कार्यकर्ताओं की वैल्यू है। वहां एक परिवार की वैल्यू है, आप नहीं समझेंगी इन चीजों को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म तिथि थी, कल जयंती थी, उसके संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। ये कोई गवर्नमेंट फंक्शन नहीं था कि जहां पर कोई स्कीम्स की अनाउंसमेंट की जाती, जहां पर कोई हमें कोई डिमांड हम करते और वो वहां पर फुलफिल करने का काम करते। ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं था, ये कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का फंक्शन था। ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन करने का कार्यक्रम था और सभी कार्यकर्ताओं को ये बताने का मकसद था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल हुआ है। उसके लिए हम सबको आगे भी वैसे ही काम करना पड़ेगा ताकि कश्मीर में हम कमल खिला सकें। दूसरी बात आपने की कि मेरे भाई ने की, सोहेल भाई ने, उन्होंने कहा कि उन्होंने कल मीडिया बाइट नहीं दी, चंपत राय जी की इश्यू था। देखिए सोहेल जी, मानते हैं कि गलतियां हुई हैं, ये हमने कभी हम इससे इनकार नहीं किया कि जो हुआ है वो सही है। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ज्वाला फटी हुई है कि हमें जो हमारे हिंदू धर्म के साथ हुआ है, मंदिरों में जो चोरी का काम हुआ है, ये होना नहीं चाहिए था। मगर कहीं पे भी केंद्र सरकार ने उसकी फेवर नहीं की है और इंक्वायरी बिठा दी गई। जिन लोगों को बाहर करना था, जिनको गिरफ्तार करना था, वो सब कदम उठाए गए हैं। मगर ये देखिए, हम अगर इसको केंद्र सरकार पर छोड़ेंगे और केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, मुझे लगता है ये सिस्टम ठीक नहीं कर पाएंगे। सोहेल जी, आप जम्मू के नागरिक हैं, मुझे लगता है आप ये हिंदू मुसलमान को तो मानते नहीं है, मगर पर्टिकुलर एक मंदिर के इश्यू को लेना, चंपत राय जी के कारण उन्होंने मीडिया बाइट नहीं दी, ये कहना मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट के नाते आपको शोभा नहीं देता। दूसरी बात, आपने कहा कि अशोक कौल जी अगर उनको कल को मतलब कश्मीर देख रहे हैं, आप ये समझिए कि अशोक कौल जी ने पूरा जीवन दे दिया है पूरे जम्मू कश्मीर में और उन्होंने अपने परिवार के लिए कोई काम नहीं किया। उनका परिवार का एक भी बंदा नहीं है यहाँ पर कि संगठन में कोई उनको पोस्ट दी गई है। वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए 24/7 काम कर रहे हैं। हम लोगों से ज्यादा शक्ति के साथ वो जम्मू कश्मीर की तरक्की और पॉजिटिविटी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये आपका बयान बिल्कुल गलत है। आपको अपने बयान को वापस लेना चाहिए कि अशोक कौल जी के कारण यहाँ वाइस चांसलर्स उनकी बरादरी के लगे हैं या हिंदू खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से पॉलिटिकल बयानबाजी मुझे लगता है सही नहीं रहती। हमें जम्मू कश्मीर को आगे लेकर जाना है। आप कह रहे हैं कि 2019 के बाद से क्या चीज हुई, यहाँ पर क्या नहीं हुआ, ये बताइए। 2019 के बाद से जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का जो हम लोगों ने एक स्लोगन लेकर चले हैं, टेररिस्टों को खत्म करने का हम लोग काम कर रहे हैं, वो किया है। एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने का काम हम लोगों ने किया, जो कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप थे हमारे डिपार्टमेंट्स में, उनको खत्म करने का काम हम लोगों ने किया है।
जो अवर वर्कर्स थे उनको शिकंजा कसने का काम हम लोगों ने किया है, ड्रग्स के ऊपर शिकंजा कसने का काम हम लोगों ने किया, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करने का, उनके अकाउंट्स को फ्रीज करने का। तो ये बड़े बड़े काम हम लोगों ने किए हैं जिनको मुझे लगता है आज पाकिस्तान भी डरा हुआ है। आज यहाँ की रीजनल पार्टी जो पाकिस्तान का राग अलापती थी उनमें भी एक दहशत का माहौल है कि कहीं पाकिस्तान के फेवर करने से केंद्र सरकार की नजर में हम लोग तो नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान तो टेरर कंट्री है, वो टेररिस्टों को सपोर्ट करने का काम कर रही है। वहां की कंट्री जो उन्होंने पीओके कब्जा कर लिया था वो आज दुखी है पाकिस्तान से। मगर कहीं ना कहीं आज 100 गुना सही रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल रहा है, जो कहीं ना कहीं पिछले सालों में तबाही की कगार पर था, आज उसको हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना जवाब आप लोगों के लिए काफी है कि 2019 के बाद क्या क्या हुआ जम्मू कश्मीर में। जी नम्रता मैम। जी रजनी मैडम ने एक रटा रटाया पाठ तो बता दिया हमें कि नितिन नवीन जी किस लिए आए थे। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ जिनकी महिमा मंडल ये नम्रता जी, गा ये रही रटा थी। रटा ये रटाया रटाया नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, ये हमारा पर्सनल अच्छा एक्सपीरियंस है ताकि चलिए पार्टी चलिए के चलिए कार्यकर्ता के नाते। चलिए चलिए आई सैल्यूट योर एक्सपीरियंस, लेट मी स्पीक नाउ। आई डिडंट इंटरप्ट यू, लेट मी गिव माय वर्जन। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए उनकी बरसी पे यहाँ आए थे और जिनका महिमा मंडल ये गा रही थी अभी, उनकी भी थोड़ी सी हम पीछे चले जाते हैं। आपको याद होगा कि फैजुद्दीन हक के साथ बंगाल में सरकार किसने बनाई थी 1942 में। जब हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किया तो किसने लिख के दिया था अंग्रेजों को कि हम आपके साथ हैं, हम इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। ये जो नींव रखी गई थी पाकिस्तान बनाने की, बंगाल में रखी गई थी और इन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। और आज आप बात करते देखिए, एक मिनट, लेट मी, आपने ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। दिस इज द फैक्ट, रीड द हिस्ट्री, यू विल कम टू नो मुझसे दीस कोई आर द बात नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स, बात रख लीजिए दीस मैम आर द अपनी। डॉक्यूमेंट्स ऑन फैक्ट ऑन ग्राउंड। अभी बोला था ना, आपको अभी बता रहे थे हमारे भाई सोहेल जी की आप पढ़िएगा हिस्ट्री और आपको जानकारी मिलेगी कि अंग्रेजों के पिटलगू बन के किस तरह से इन्हीं लोगों ने देश के साथ गद्दारी की थी। और उस वक्त स्वतंत्रता के संग्राम में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। जब तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता और भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जब जेलों के में बंद थे, उस वक्त यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठियां लिख रहे थे कि भारत का विभाजन तो होगा, सबसे पहले बंगाल का विभाजन होना चाहिए। ये किसने लिखा था? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा था और दे आर डॉक्यूमेंट्स। मैं नहीं कह रही हूँ, ये हिस्ट्री कहती है, पढ़िएगा आप रजनी जी। और फिर मैं उसके बाद आप पे आती हूँ कि आप बता रही हैं कि उसके बाद बहुत आपने यहाँ जीरो टॉलरेंस कर दी है। कौन सी जीरो टॉलरेंस है रजनी जी? यही पहलगाम हुआ था जहाँ सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं थी। हमारे पर्यटक बाहर से आए थे और बेटियों के सिंदूर उजड़ गए थे, माओ के बेटे मारे गए थे। यही है जहाँ बनी बिलावर बसोली तक आतंकवादी घुस गए हैं। यही है जहाँ राजौरी पुंछ में अटैक्स हो रहे हैं, उधमपुर तक अटैक्स हो रहे हैं। ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? और आप ही के मोहन भागवत जी ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। आप कहें तो बहुत अच्छा, कोई और कहे तो गलत। ये थोड़ी होता है जनाब। मोहन भागवत जी ने कहा ना कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अब टॉक्स एंड टेरर कैसे जाएंगे साथ में? और आप हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाती हैं रजनी जी। आपके वो हमने अभी अभी सुना है कि राम माधव जी कोलंबो में मिले हैं 5 डिग्नेटरी से पाकिस्तान के, उसमें आईएसआई के लोग भी थे। अब कौन सा पहलगाम कराने जा रहे हैं अब दोबारा से? बताए ना, सब स्पष्टीकरण दें कि क्यों मिले पाकिस्तान के डिग्नेटरीज से फॉरेन लैंड पे, आईएसआई के एजेंट से क्यों मिले? तो आप ये तमाम जो चीजें हैं और उसके बाद आप हमें बताती हैं, आप लीजेंड्स और आप पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर की बात करती हैं। आपने तो हुर्रियत के केस से हुर्रियत के जो रहे थे सदस्य सजाद गनी लोन, उनको अपने कोटे से मंत्री बनाया था जनाब। बाकी हुर्रियत के नेता आपको पसंद नहीं होंगे लेकिन वो बड़े पसंद थे, अब पता नहीं क्यों। लेकिन देखिए आपके डबल स्टैंडर्ड्स, आपकी ये जो बात है, आप औपचारिक बातें करती हैं राष्ट्रभक्ति की। राष्ट्रभक्ति खून में होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति का जज्बा दिखना चाहिए आपके काम में। मैं जवाब क्यों? देना चाहूंगी क्यों? नम्रता जी की बात का। हाँ, तो आपके पास जवाब का खुली बात होगी। लेकिन जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का आता है ना जिसकी केंद्र में सरकार हो, वो जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जब यहाँ अध्यक्ष आते हैं तो हनुमान जी को आगे नचाया जाता है। ये आपके हिंदुओं के प्रति सद्भावना ये है। और राम जी, आप ठीक है नहीं कहेंगे साहिल जी, मुझे पूरे आरोप लगाने दीजिए, नहीं तो आई नॉट कम टू योर डिबेट नेक्स्ट टाइम। देखिए सीधी सी बात है, अभी रुकिए आप। नहीं नहीं, आप जब ठीक है कहते हैं तो मुझे लगता है मेरा वक्त खत्म हो गया। रुकिए एक मिनट, आप राम मंदिर की बात कर रही हैं कि चंपत राय जी के ऊपर किसने लिखा था चंपत राय को उधर राम मंदिर के अंदर? मोदी ने रखा था, मोदी जी ने रखा था।
और आप कह रही है कि उनपे हम नजर ना गए। क्यों? आप जब चाहें तो आप राम मंदिर का उद्घाटन बिना किसी समय के, जबकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर हम लोग हर चीज की तिथि देखते हैं, टाइम देखा जाता है, मुहूर्त देखा जाता है, उसमें आपने सिर्फ इलेक्शन का मुहूर्त देखा और आपने उसका उद्घाटन कर दिया। आप लोग पॉलिटिकल हिंदूज हैं, यू आर नॉट हिंदूज, यू आर पॉलिटिकल हिंदूज। आप लोग सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं जनाब। और आप किन की बात कर रहे थे अभी कि कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है? आपने कौन सी, आप बताइए ना, डेवलपमेंट को किससे देखा जाता है? खाली हाईवे से, जिसको आपने 5 साल से तोड़ रखा है। एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेज बनाते ना आप। कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। पूरा हाईवे आपने कबाड़ बना के रख दिया है। और डेवलपमेंट खाली हाईवे से नहीं नापी जाती है, इंटरनल रोड्स, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी नापी जाती है। और डेवलपमेंट होती क्या है? डेवलपमेंट वो होती है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां पे एम्प्लॉयमेंट हो, जहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पे आप उंगली उठा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट तो भी साल सवा साल हुआ है जनाब। हम उन्हें भी कटघरे में खड़ा करेंगे थोड़ी देर बाद, बेशक हम उनके साथी है, हमने प्रिंसिपल से वोट दी है उनको। लेकिन अभी तो जवाब आपका है ना। आप तो कहते थे कि हमने हर घर तक पानी पहुंचा दिया है। 3 साल आपने इतने वर्षों में कहाँ पानी पहुंचाया था जो अब खत्म हो गया? देखिए, मैकेनिज्म खराब आपने किया है, सारा सिस्टम खराब आपने किया है, दुरुपयोग आपने जम्मू कश्मीर का किया है। बिजली तो आपके समय में नहीं आती थी, लंबे लंबे बिल लाने आपके समय में शुरू हो गए थे। तो खाली जो उपभोक्ता है उसने बिलों के लिए आपको नहीं चुना था, उसने चुना था कि उसको बिजली 12 घंटे मिले। आप सवाल आज सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ती है। 12 सालों को अपना क्या देंगी आप चिट्ठा खोल के? तो आप पे जब प्रश्न उठते हैं, आप जिम्मेवारी से भागते हैं। आप मुझे बताइए ना, स्पष्टीकरण दीजिए, पर्यटक बढ़े। आप अभी तक कभी मैं फ्रंट को नहीं स्पष्टीकरण बनाए। देने के लायक आप बात बंद रखेंगे तो मैं स्पष्टीकरण दूंगी ना नम्रता जी। तो अभी सवाल तो पहले होने दीजिए ना। एनसी गवर्नमेंट का ये तो अब सवाल बहुत हो जाएंगे, मैं दायित्व बनता जवाब ना। नहीं दे नहीं तो पाऊंगी, इतने कैसे इतने बिजली, सवाल आपको हो बिजली जाएंगे। 12 सालों में मिल रही थी? आपको 12 सालों में बिजली मिल रही थी? आपके पिछले 12 बिल्कुल, सालों में बिजली मिल रही बिजली थी? जगा तब कर ही मिलने चल नहीं आ रहे थे रहे थे। हम लोग। कैंडल लाइट डिनर तो कर नहीं रहे थे नम्रता जी। बिल्कुल नहीं, आजकल कैंडल बिल्कुल लाइट नहीं। डिनर हो रहा है, आपने आपने आजकल सड़कों में कैंडल लाइट प्रदर्शन, डिनर हो रहा है एमपी की आप सरकार में। सोच, चलिए कुछ तो अच्छा हो रहा है, एम्बियंस तो अच्छा हो रहा है। आप लोगों ने तो वो दुर्दशा कर दी थी, लाठियां बरसा अब मैं बरसा के। जवाब दे दूं नम्रता जी, अमरनाथ, आपने बहुत से अमरनाथ, आरोप लगाए, मैं अमरनाथ, जवाब दे दूं। बिजली का तो मैं पहले अमरनाथ रजी मैम से यात्री जवाब आज ले रो लेता हूँ। रहा है, उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। आपने मीडिया को कह दिया कि वहां कैप्चर ना करें। ये है आपका स्पष्टीकरण इस पे। तो आप लोगों से कुछ भी नहीं होगा। आपको कुर्सी छोड़नी चाहिए, आपके एलजी साहब को यहाँ से जाना चाहिए। आप स्टेट बनाइए इससे, फिर आप प्रश्न पूछिए एनसी सरकार से। एनसी सरकार से आप पूछना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पूछने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि आपने कुछ दिया नहीं है जम्मू कश्मीर को। आपने रुला दिया है। आपने जम्मू कश्मीर को यूटी देके रुला दिया है। जम्मू कश्मीर ने कभी यूटी नहीं मांगा था। दिस प्रिंसली स्टेट नेवर आस्क्ड फॉर यूटी, दैट आल्सो टूटी फूटी। थैंक यू सो मच ठीक है साहिल मैम, जी। मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है मैम। जी रजी मैम। देखिए, सबसे पहले तो इनको अपनी अब तो साहिल जी, अब तो सुहेल जी का था वैसे सब में। सोहेल जी कर ले रजी तो। कमेंट ले लूंगा उनसे ना, ये जवाब मेरा तो मेरा टाइम रजनी मैम को दे दीजिए। नहीं, भैया बस मुझे 2 पॉइंट्स का जवाब देना है। इन्होंने बिना मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के या प्रॉपर स्टडी किए, मुझे लगता है इन्होंने बात रखी है। इन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इंडिया और पाकिस्तान को अलग होने के लिए उन्होंने काम किया। बिल्कुल गलत बोल रही हैं ये। जबकि ये बात कर रही हैं, आपकी सरकार में वो मंत्री रहे, शायद आप भूल गई हैं। हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए उद्योग मंत्री का उनको पद दिया था, और उन्होंने उद्योग मंत्री का पद छोड़ दिया था कांग्रेस की आइडियोलॉजी और उनके काम करने के तरीके को देखकर। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अब ये इन इश्यूज पर अगर आप जाएंगे, बड़ी डिटेल्ड इशू है। नेहरू लियाकत पैक्ट क्या था, टू नेशन थ्योरी क्या थी, मुझे लगता है वो चैप्टर से हम डिरेल हो जाएंगे। मगर ये आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गलत हिस्ट्री लोगों को बता रहे हैं। हमसे ज्यादा उनकी हिस्ट्री कोई नहीं जानता, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं क्योंकि भाजपा आप के। प्रोपेगेंडा फैलाने वाली जमात है, आप कैसे गूगल जानेंगे? स्टडी कर रहे हैं शायद, तो मुझे लगता है आप माफी वीरों की जमात हैं जनाब, आप कैसे नहीं देखिए जानेंगे? देखिए, अब आप डाइवर्ट ना करें। आप श्यामा प्रसाद बात पूरी मुखर्जी के रखने बीच दीजिए। में, मैं आपने जो एलिगेशंस लगाए उन पर बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि बिजली हमारे समय से, आप हम पर सवाल ना करें। आप पर सवाल क्यों ना करें? आप कह रहे हैं 1.25 साल हो गए हमारी सरकार को, 1.25 साल हो गए नम्रता जी। अगर मोदी जी ने ही अंदर की जो इनर रोड्स को तैयार करना था, तो सरकार को क्यों चुना गया? बाहर की रोडें केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग सारी डेवलप्ड है, तो मगर कहीं भी पिछले 1.25 साल में जो इनर रोड्स है उन पर काम नहीं हो रहा। ये आपकी गली में भी होगा, ये मेरी गली में भी है। बाहर की रोड्स की दुर्दशा है, ये देखने को मिल रहा है। हमने सरकार इसलिए नहीं चुनी थी कि हमारे लंबे लंबे बिल आए, बिजली के 6-6 बार कट लगे। इसके लिए किसी जम्मू कश्मीर की जनता ने सरकार नहीं चुनी थी। आज भुक्तभोगी आप भी हैं और मैं भी हूं।
सुबह से लेकर रात तक 6 बार कट लग रहा है, 2-2 घंटे का कट लग रहा है। ह्यूमिडिटी और गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग परेशान हो गए कि हमने सरकार चुनी क्यों है। अब यहाँ की तो छोड़िए, कश्मीर की जो टेम्परेचर हमारे से डाउन नहीं रहता है, वहां के लोग भी परेशान है, 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा। तो आप कितना शेल्टर कर लेंगी एनसी की सरकार को? ठीक है, आपका ड्यूटी है, आप गठबंधन में बंधे हुए हैं, आपकी मजबूरी है उनको बचाना। हनुमान जी को इतना तो नचाने पे कुछ बचाइए। कहेंगी? मैं हनुमान जी उस को पर भी नचाने आऊंगी, पे? मैं उस पर भी जी जी। आऊंगी नम्रता जी, आपने बहुत से पॉइंट रखे। आपकी मजबूरी है उनको बचाना, मगर जम्मू कश्मीर की जनता को भी जवाब देना आपका, मुझे आपकी लगता है, सही मजबूरी है दायित्व हनुमान बनता जी है। को नचाना? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो राम को मानते नहीं थे कांग्रेस, आज वो बात ना करे तो मुझे लगता है हाँ, हम सही नहीं है। मानते नहीं थे कि आज राम को आप कोई कहते पकड़ थे, के लेके जा आप कहते सकता थे है। राम भगवान थे कि ठीक जो नहीं थे, राम उस को पर भी लाएंगे, सवाल हम खड़ा नहीं किया था मानते कि कांग्रेस ने। मेरे नम्रता जी, आराध्य मैं को कोई आपके ला बीच नहीं सकता है। बोली, आप किसी को बोलने नहीं देती तो खुद भी मत बोलिए। आप राम भगवान जी को मानते नहीं थे, राम भगवान जी आप कहते थे है कि नहीं है, ये काल्पनिक है। तो ये आप लोगों की झूठा भ्रम आइडियोलॉजी, मत हम लोगों को उस फैलाइए। पर जवाब नहीं, बिल्कुल भ्रम नहीं है, ये फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। कोर्ट में ये सारी चीजें हुई हैं। मुझे सोहेल भाई भी इसके बाद बात रखेंगे इस बारे में। बिल्कुल गलत है। अब ये एआई जनरेटेड वीडियो है कि ओरिजिनल वीडियो है, मुझे लगता है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर हनुमान जी के इस चित्र, इस तरीके से कुछ नचाने का काम किया गया है, रिजेक्ट करते हैं हम, इसकी खंडन करते हैं जिन्होंने भी ये काम किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहती कि ऐसे लोगों को बख्शना चाहिए। हाँ, अगर एआई जनरेटेड है, आफ्टर वेरिफिकेशन उन आप लोगों की ये सोशल मीडिया की कोई प्रोपेगेंडा है, मुझे लगता है कि उस पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। बाकी राम मंदिर में चोरी का मामला है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी उसमें लिप्त है, चाहे वो ट्रस्ट के लोग हैं, चाहे वो बाहर बैंक के लोग हैं, जिन पे भी नजर रखी गई है या जिन पर भी इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा सच्चाई, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे लगता है इस पर मैं कोई उनकी फेवर में बात नहीं करूंगी, नम्रता जी। ठीक है, सोहेल सर, आपका क्लोजिंग कमेंट। सर, बिल्कुल रजनी मैम ने बिल्कुल सारी चीजों को एलेबोरेट कर दिया। भगवान करे कि हम सब अच्छे ढंग से आगे चले। मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया। अगर इन्होंने लिया अशोक कोल जी का नाम तो मैंने लिया, लेकिन हमारा राइट है डिबेट्स में जब हम बैठते सोहेल हैं। भाई, सिर्फ इतना क्लियर करिएगा, क्या कांग्रेस राम भगवान को मानती थी? क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं की थी राम भगवान है कि नहीं? बिल्कुल, आपको बीजेपी पर सवाल किया तो कांग्रेस पर भी करिए। जो मैं सच्चाई है वो सोहेल जी करनी मैं चाहिए। बीइंग ए मैं जर्नलिस्ट आपको दोनों तरफ की बात करनी चाहिए सोहेल मैं जी। आपको सच बोलूं, मैं राम का भगत हूँ खुद। मैं बिल्कुल, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जम्मू ये जरूरी कश्मीर में नहीं और कि पूरे हिंदू ही है, हिंदुस्तान में। मुसलमान भी है। मैं सुनिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं 5-6 बार अमरनाथ यात्रा खुद गया हूँ बाई फुट, और ये हरिद्वार तो तकरीबन 40-50 बार गया हूँ। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जम्मू कश्मीर का जहां मुझे नहीं बुलाया गया और मैं नहीं गया, और जहां मैंने पूजा नहीं की, अर्चना नहीं की, थाली के साथ ये गौ अपनी अष्टमी आस्था की नहीं की। बात है तो मैं सोहेल जी, आपको सही कहता है। हूँ, ये सबका भगवान सबके होते हैं। सब जो अच्छे लोग होते हैं वो सब आस्थाओं को मानते हैं, सब भगवानों को मानते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहां त्रुटियां हो, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, तो मेरे लिए सब सामान्य है। मैं किसी को अपीज करने के लिए मुझे कुछ नहीं बनना है लाइफ में, ना मुझे अल्लाह वैसे बनवाए। जब बनवाना होगा तो भगवान ने रास्ते बनाए होंगे, खुद बन बना जाएंगे। देंगे। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे कहूं, डिबेट्स का मतलब ये भी होता है कि जब हम कोई बात रखते हैं, आप भी रखती हैं, नम्रता जी रखती हैं, उसका एक हाई, उसकी उसकी उस बात को आगे लेके जाया जाए और उन 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 चेयर्स तक पहुंचे कि जहां त्रुटियां हैं। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सी त्रुटियां हैं, बीजेपी में बहुत सी त्रुटियां हैं, कांग्रेस में भी त्रुटियां हैं, हमारे में भी 10 गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अगर हमें कोई समझाने वाला मिल जाए और सिंसियरली कोई एडवाइस सुने उसकी, तो मैं समझता हूं वो पार्टी, वो इंसान, वो जो पोजीशन होल्डर्स है, उसका फायदा दे सकते हैं और बहुत से मसाइल जो है हल हो सकते हैं। जो नहीं लेता सत्ता में और वो सोचता है कि नहीं मैंने शादी नहीं की पूरी उम्र, तो भैया ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अच्छा नहीं लगता होगा शादी करना। ये कहना, आज पूरी दुनिया जो है बिना स्वार्थ के कोई नहीं चलता है, स्वार्थ के साथ ही दुनिया जुड़ी है। मैंने कोई अल्लाह के सिवाय, भगवान के सिवाय कोई इंसान नहीं देखा जिसको कोई छोटा हो स्वार्थ या बड़ा स्वार्थ, उसके बिना वो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करता है। लेकिन चलिए, हमारी डिबेट से कहीं कोई चीजें उन डेस्क तक पहुंचे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो डिसीजन को और अच्छी तरह इंप्रूव करे और जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। हम सब कंसर्न हैं, आप भी, मैं भी, नम्रता जी, कि अच्छा खुली फिजा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। इसके लिए हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपको आज जुड़ने के लिए। नम्रता मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, और रजनी मैम का भी धन्यवाद, शुक्रिया जी समय देने धन्यवाद। के लिए। तो नितिन नवीन के बयान ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर की राजनीति को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। भाजपा इसे ऐतिहासिक बदलाव और विकास की शुरुआत बता रही है, जबकि विपक्ष इन दावों पर सवाल उठाता है। स्पष्ट है कि आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा।
अब नजर इस बात पर होगी कि विकास, सुरक्षा और जन कल्याण के दावों का असर जनता के बीच कितना दिखाई देता है और राजनीतिक दल इसे किस तरह आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ आज की चर्चा में इतना ही। दार्श न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।